अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा लेक्चर है ब्रेन मेनिंजेस एंड इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस। ओके, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी काइंडली प्लीज़ जो आप वीडियो लेक्चर्स हैं इनको प्रॉपर देखकर करें, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। आप लोग वीडियो ज़्यादा देखते हैं जिसकी वजह से फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते ना। बहुत सारे पॉइंट्स हम आगे पीछे करके, लेकिन सब कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें से बता रहे होते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है सबसे पहले कवर करती है ब्रेन सब्सटेंसेस को, जिसे हम कहते हैं नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। ब्रेन हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ब्रेन के अंदर हमारे पास स्किन होती है, फिर पेरिनियल फ्लूइड होता है, फिर हमारे पास बोन होती है जिसे हम स्कल कहते हैं, स्कल बोन होती है। स्कल बोन के बाद हमारे पास मेनिंजेस होती हैं, और मेनिंजेस में सबसे आउटसाइड पे हमारे पास मेनिंजेस होती है ड्यूरामेटर जो होती है। इसकी फर्दर दो कवरिंग होती है ना, एक होती है पेरीऑस्टियल जो कि हमारे पास ब्रोन के करीब होती है। ऑस्टियम हम बोलते हैं बोन को, तो हमारे पास पेरीऑस्टियल जो कवरिंग होती है या पेरीऑस्टियम लेयर होती है ड्यूरामेटर की, वो हमारे पास बोन के करीब होती है। उसके अलावा दूसरी होती है वो हमारे पास होती है मेनिंजियल जो होती है मेनिंजियल लेयर। वो मेनिंजियल लेयर भी ड्यूरामेटर की लेयर होती है, लेकिन वो करीब किसकी होती है, वो हमारे पास मेनिंजेस दूसरी मेनिंजेस के करीब होती है। उसके अलावा हमारे पास एक और मेनिंजेस हमारे पास गुजर रही होती है, उसे कहते हैं एराक्नॉइड मैटर। और इसके अलावा एराक्नॉइड मैटर के बाद एक और मेनिंज होती है जिसके अंदर एराक्नॉइड मैटर के बाद हमारे पास एराक्नॉइड स्पेस होता है। एराक्नॉइड स्पेस जो होता है ना, वो स्पेस होता है जहाँ पर हमारे पास CSF रन कर रहा होता है ना। ये बात आपको बताना चाहिए, CSF फ्लो कर रहा होता है ना, इस जगह पर CSF फ्लो कर रहा होता है। और इसके बाद पिया मैटर जो होती है वो कवरिंग बिल्कुल लाइक ब्रेन के बिल्कुल अटैच होती है, ब्रेन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है। ओके, यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास पिया मैटर रन कर रही होती है। यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ है थैलेमस दिखाया हुआ है, ये हमारे पास बेसल गैंग्लियन दिखाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सेरिब्रम है, और ये कॉर्टिकल रीजन है, लाइक हमने फ्रंट सेक्शन से इसको कट किया हुआ है। और ये हमारे पास यहाँ पे ये मिड ब्रेन और पॉन्स एंड मेड्यूला ये सब कुछ आ जाता है। अब हम ब्रेन की हमने ये जो लेयर्स पढ़ी हैं हम देखते हैं। पिया मैटर जो होती है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ना। और अच्छा, ये जो हमने सब पढ़ा ना, ये सारी लेयर्स वगैरह मेनिंजेस वगैरह ये स्पाइनल कॉर्ड पे भी प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले ब्रेन होता है इनसाइड ब्रेन के बाद होती है पिया मैटर जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। इसके बाद एराक्नॉइड स्पेस होता है जहाँ पर CSF रन कर रहा होता है। फिर एराक्नॉइड मैटर होता है हैविंग नेटवर्क जिसके एराक्नॉइड मैटर के पास एराक्नॉइड बोलते हैं लाइक स्पाइडर शेप ना, और मैटर बोलते हैं मदर लाइक। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क दे रहा होता है जो स्पाइडर की तरह एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। और सब ड्यूरल स्पेस होता है, सब ड्यूरल स्पेस हम पढ़ेंगे जो हमारे पास एराक्नॉइड और मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर के बीच में होता है। और इसके अलावा फिर हमारे पास मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर और हमारे पास पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। ओके, दोनों ड्यूरामेटर के बीच में जो होता है एपिड्यूरल स्पेस होता है। और इसके अलावा सब ड्यूरल जो होता है वो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर और एराक्नॉइड मैटर के बीच में होता है। एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, लाइन करते हैं स्पेस बिटवीन मेनिंजियल एंड पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर वेयर साइनसिस रन्स लाइक ड्यूरासाइनसिस। अब मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। लाइक हमारे पास इसके कहने का मतलब ये कि मेनिंजियल लेयर और मेनिंजियल और पेरीऑस्टियल लेयर, यहाँ पर ये हमारे पास ड्यूरामेटर है, ये ड्यूरामेटर की ये मेनिंजियल लेयर है, ये वाली ऊपर वाली नीचे वाली मेनिंजियल लेयर है ये वाली, और जो ऊपर वाली है ये इसकी ये वाली जो इसकी ये वाली लेयर है ये इसकी क्लोज करते हैं थोड़ा सा। ये वाली जो लेयर है हमारे पास जा रही है पेरीऑस्टियम की, ये वाली हमारे पास है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, और ये जो उससे ऊपर वाली रन कर रही है ये हमारे पास है पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। ये पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है और ये वाली मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, ये दोनों ड्यूरामेटर की लेयर्स हैं। ये इस तरीके से जो है रन करेंगे। इनके बीच में यहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो इस जो स्पेस आ रहा होता है, जो ये फिजियोलॉजिकल स्पेस है, इस फिजियोलॉजिकल स्पेस को इस तरीके से एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं ना, एंडोथीलियल सेल्स। और फिर एंडोथीलियल सेल्स कवर करने के बाद यहाँ पर साइनसेस बना लेते हैं। साइनसेस क्या होते हैं, जहाँ से हमारे पास बेसिकली वेन्स और आर्टरीज वगैरह रन कर रही होती हैं, लेकिन मेनली जो है यहाँ पर से वेन्स रन कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से साइनसेस बन जाते हैं थ्रू आउट एपिड्यूरल स्पेस, और इसको हम एपिड्यूरल स्पेस भी कहते हैं बेसिकली। ओके, और एराक्नॉइड ग्रेन्यूल्स, एराक्नॉइड विलाई और एराक्नॉइड विलाई क्या होते हैं, हमने बताया एराक्नॉइड यानी कि स्पाइडर शेप। तो हमारे पास जो इसके नीचे है यहाँ पर ये जो रन कर रही है हमारे पास एराक्नॉइड मैटर रन कर रही है ना, ये वाली ये जो इसके बराबर में ये हमारे पास रन कर रही है, ये वाली एराक्नॉइड मैटर रन कर रही है ना, ये वाली।
एराक्नाइड मैटर रन कर रही है। ये हमारे पास क्या है, ये इसके अंदर ग्रेन्यूल्स और फाइबर्स वगैरह दे रही होती है ना, ये एराक्नाइड विलाई दे रही होती है, जो क्या करते हैं, जो फिल्टर करते हैं CSF को आउट ऑफ द सब एराक्नाइड स्पेस। और ये सब एराक्नाइड स्पेस के अंदर CSF जो है वो रन कर रहा होता है, और ये ड्यूरल साइनसिस से अलग होता है। ये ड्यूरल साइनसिस जो है वो अलग है, और यहाँ से जो है ये अलग रन कर रहा है। लेकिन इसके साथ ये जो क्या नाम है बताया मैंने कि क्या होता है, एराक्नॉइडल ग्रेन्युलेशन होती है ना, एराक्नॉइडल ग्रेन्युलेशंस जो होती है ना, ये क्या करती हैं, ये इस ड्यूरल साइनसिस के अंदर CSF को डाल रही होती है, यानी कुछ अमाउंट ऑफ CSF को किस में डाल रही होती है, हमारे ब्लड के अंदर। ओके, ये काम होता है एराक्नॉइड ग्रेन्यूल्स का। अब हम जो है दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं ड्यूरल लेयर मेक्स ड्यूरल सेप्टम। ड्यूरल लेयर जो होती है ये ड्यूरल सेप्टम बनाती है, किसके बीच में, सेप्टम साइनसिस क्या नाम है, सेप्टम साइनसिस जो प्रेजेंट होते हैं ना, इनके बीच में सेप्टम बना रही होती है, ड्यूरल लेयर जो है सेप्टम बना रही होती है। ओके, और ड्यूरल सेप्टम जो होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, फॉलेक्स सेरिब्राई और फोन्टोरियम सेरिब्राई और होता है फॉलेक्स सेरिब्राई। अब ये आपको समझने की ज़रूरत है ना, लेकिन मैं बताती हूँ किस तरीके से। ये जो ड्यूरामीटर रन कर रही है ना, तो ये ड्यूरामीटर इस तरीके से साइनसिस दे रही होती है कि लाइक ये, मतलब मैं बताती हूँ, ये हमारे पास समझो एक वो है लेयर है, इस लेयर को हम इस तरीके से डाल देते हैं ना, हमारे पास ये क्रोनल सेक्शन के अंदर यूं करके आ रहा है, यानी कि हमारे फ्रंटल सेक्शन से अगर हम देखेंगे तो यूं करके एक तरीके से एक फेशिया प्रेजेंट है, या एक तरीके से एक लेयर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ड्यूरल साइनस होता है। अब ये जो ड्यूरल साइनस है ना, एक इस तरीके से ड्यूरल साइनस होता है, एक हमारे पास पेराइटल लोब के अंदर, ये हमारे पास समझिए जिस तरीके से ये लाइन्स आ रही है ना, इसी तरीके से यूँ करके ना कवर किया हुआ होता है इसने ना, यूँ करके वेंट्रल क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक किस्म का ये ड्यूरल लाइनिंग होती है, या ड्यूरल सेप्टा होता है, जो कि कवर कर रहा होता है क्या, ऊपर जो ये सेप्टस कवर कर रहा होता है, ये फ्रंटल लोब को पेराइटल लोब से सेपरेट कर रहा होता है। यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्स सेप्टम इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास क्या नाम है, फ्रंटल और पेराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से जो है वो सेपरेट कर रहा होता है। और जो तीसरा सेप्टा होता है ना, वो हमारे पास सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सेरिब्रम के अंदर हमारे पास उसकी वर्मिस वगैरह होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये तो जो मैंने बताया सुपीरियर सजाइटल सेक्शन, जो कि हमारे पास पेराइटल लोब और हमारे पास जो फ्रंटल लोब है और पेराइटल लोब है, इनको सेपरेट कर रहा होता है। अगर हम इसको ऊपर से देखना, वेंट्रल व्यू से ऊपर से देखें, तो इस तरीके से जो सेपरेट कर रहा होता है, हमारे पास होता है फॉलेक्स सेरिब्राई। सेरिब्रम के अंदर सेरिब्रम का जो एंटीरियर फ्रंटल साइड है और उसकी पेराइटल साइड है, उन दोनों को बीच में जो हमारे पास सेप्टा प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं फॉलेक्स सेरिब्राई। ओके, और दूसरा सेरिब्राई जो होता है वो होता है टेंटोरियम सेरिब्राई। टेंटोरियम सेरिब्राई क्या करता है, ये सेपरेट करता है सेरिब्रम को, सेरिबिलम और सेरिब्रम को सेपरेट कर रहा होता है, और इसके अलावा वो ट्रांसफर्स होता है, यूँ करके होता है ना प्रेजेंट। इसको भी हम वेंट्रल साइड से ही देख रहे हैं। ओके, और दूसरा होता है फॉलेक्स सेरिब्राई जो है वर्मिस ऑफ सेरिब्रम और इसके सेरिब्रम को सेपरेट कर रहा होता है, या इस तरीके से होता है। सही है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंट्रासेरिब्रल हेमाटोमास या हेमरेजेस, जिसके अंदर हम सबसे पढ़ेंगे एपिड्यूरल हेमाटोमा। सबसे पहले आपको पता चल गया एपिड्यूरल स्पेस क्या होती है, जहाँ पर हमारे पास साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, ड्यूरल साइनसेस। और ड्यूरल साइनसेस कहाँ होते हैं, पेरीऑस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। लोकेशन क्या होती है, यहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर होती है, या टीरियन फ्रैक्चर होता है ना, हमारी कोई टेम्पोरल बोन जो है हमारी वो फ्रैक्चर हो, या फिर हमारा टीरियन फ्रैक्चर हो, तो जिसकी वजह से हमारे पास रप्चर हो जाती है क्या, मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज रप्चर होंगी तो हीमाटोमा फॉर्म हो जाएगा। और हीमाटोमा क्या होता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज रप्चर हुई, उसमें से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ को मूव करेगा, और वो ड्यूरल्स जो ये क्या नाम है, दोनों ड्यूरल मेम्ब्रेन्स है, इनके बीच में जो है ना वो इस तरीके से अक्यूमुलेट होता जाएगा, लेकिन वो अक्यूमुलेट होता जाएगा, वो अपने उसको क्रॉस नहीं करेगा ना, वो इस सल्कस को क्रॉस नहीं कर सकता। तो वो जो है ना ये इस सल्कस लाइन को क्रॉस नहीं करता, वो इस तरीके से बड़ा होता जाता है और बाइकॉनकेव शेप इख्तियार कर लेता है। तो बाइकॉनकेव शेप का जो हेमाटोमा होता है, हमारे पास एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, जिससे हम सीटी स्कैन के अंदर बेसिकली देख सकते हैं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हेडेक हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग। अच्छा, बेसिकली हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग ये तो सभी के सिम्टम्स है, क्योंकि हमारे पास अगर ब्रेन के अंदर किसी तरीके से कोई भी चीज़ जो है उसको कंप्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से एक नोज या एक वॉमिटिंग वाली फीलिंग तो आती है, साथ साथ हेडेक भी होता है। इसके अलावा क्या होता है, फोर्को न्यूरो सिम्टम्स यानी कि हमारे पास जो
हमारे मोटर रीजन्स वगैरह हैं, हमारे चलने फिरने के जितने भी वो हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है ना। इसके अलावा क्रेनियल नर्व 3 पैल्सी हो सकती है, जिसको टेम्पोरल हर्निएशन कह सकते हैं। इससे क्या होता है, लाइक क्रेनियल नर्व 3 पैल्सी ऐसे हो सकती है कि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व होती है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे पास ब्रेन स्ट्रीम में प्रेजेंट होती है ना। तो ये टेम्पोरल हर्निएशन ऐसे हो सकती है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए ना, तो ये हेमाटोमा इतना बढ़ जाता है कि ये आहिस्ता 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 नीचे की तरफ को रन करना स्टार्ट कर देता है। ये ड्यूरामेटर को लेकर ही नीचे की तरफ को रन करना स्टार्ट कर देता है, और ये टेम्पोरल बोन को क्रॉस करके हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। टेम्पोरल बोन को क्रॉस नहीं करता बेसिकली, टेम्पोरल लोब को क्रॉस करके यहाँ पर हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 को जाकर कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 पैल्सी हो जाती है, जिसे हम टेम्पोरल हर्निएशन भी कहते हैं। उसके अलावा सीटी स्कैन के अंदर ही हमारे पास लेंस शेप का हेमाटोमा होता है, डजन क्रॉस स्ट्रक्चर लाइन्स, ये स्ट्रक्चर लाइन्स को क्रॉस नहीं करता। और ये हमें इसके अंदर, अच्छा हाँ, इसके अंदर एक और ल्यूसिड इंटरवल होता है, लाइक जिस वक्त ट्रॉमा होता है ना, जिस वक्त भी मतलब हमें चोट वगैरह लगी है या फिर किसी भी टेम्पोरल बोन के अंदर फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, तो उससे रीगेन अनकॉन्शियसनेस ना, पहले जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसके बाद जो है मतलब पहले वो कॉन्शियस मतलब वो ठीक रहेगा, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा ना। फिर वो अनकॉन्शियस होने के साथ साथ आहिस्ता 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 फिर दोबारा जो है ना वो ठीक होगा, फिर दोबारा अनकॉन्शियसनेस उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, इनिशियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस तरीके से उसका कॉन्शियस लेवल जो है वो पहले इनिशिएट होगा, फिर लॉस हो जाएगा, पहले वो अनकॉन्शियस रहेगा, फिर वो कॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो अनकॉन्शियस होगा, फिर अनकॉन्शियस, मतलब इस तरीके से वो कोमा वाली कंडीशन में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये उसका कंडीशन उसके अंदर चलती रहेगी। तो ये वाला जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ओके, अब हम जो दूसरा हेमाटोमा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब ड्यूरल हेमाटोमा। सब ड्यूरल हेमाटोमा जो है ये भी डेंजरस होता है, और इसके अंदर हमारे पास लोकेशन क्या होती है, सब ड्यूरल स्पेस बिटवीन एराक्नॉइड मैटर एंड मेनेंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। ये मैंने आपको बता दिया पीछे लेयर के मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सब ड्यूरल हेमाटोमा हमारे पास कहाँ पर, एराक्नॉइड मैटर और मेनेंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी जो ट्रॉमा हो सकता है, किसी भी ट्रॉमा भी किस तरीके से ट्रॉमा, लाइक कि हम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चल रही है, एकदम से हम ब्रेक मारते हैं और जिस तरीके से हमारा हेड आगे की तरफ को मूव करता है, तो इसी तरीके से ब्रेन जो है वो हमारा आगे की तरफ मूव करने के बाद वो अपने आप को बैलेंस पे रखने के लिए पीछे की तरफ को मूव करता है। इस तरीके से ये जो मूवमेंट होती है ना, एकदम से आगे जाना फिर एकदम से पीछे की तरफ को मूव करना, रैपिडली मूवमेंट, इसकी वजह से हमारे पास जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं ना, बहुत बारीक वेन्स वगैरह होती हैं जो कि हमारी इस स्पेस की में रन कर रही होती हैं, वो ब्रिजेस वेन जो है वो टीयर हो जाती हैं। ब्रिजेस वेन के टीयर होने से हमारे पास जो ब्लड है वो हमारे पास इस सब ड्यूरल स्पेस के अंदर आ जाता है बहुत ज़्यादा। फिर ये जो ये हेमाटोमा है, फिर वो कोई शेप मतलब वो फिर उस सब ड्यूरल स्पेस में इस तरीके से रन करता हुआ नीचे की तरफ को फ्लो कर रहा होता है। अब यहाँ पर सिम्टम्स क्या होते हैं, ये उसमें हम बहुत ज़्यादा अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन हेडेक ज़रूरी है, नोज़िया भी होगा इसमें, वॉमिटिंग भी होगी सेम। और इसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बहुत कम हो गया है ना। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर नहीं, क्रेनियल प्रेशर, हमारा जो क्रेनियल प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो वेन्स हैं बहुत ज़्यादा, वो हेमाटोमा की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे पास इसमें आ गया है, सब ड्यूरल स्पेस के अंदर आ गया, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत कम हो गया। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब कम हुआ तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस क्रेनियल प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे जो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर देगी। सही है, तो हमारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारी जो पल्स होगी ना वो पल्स रेट हमारा कम हो जाएगा, ताकि हार्ट जो है वो एकदम से बहुत तेज़ बीट ना करे, जिसकी वजह से कोई ट्रॉमा वगैरह हो। और इसके अलावा कन्फ्यूजन, वो मतलब बहुत कंफ्यूज रहेगा ना, इसके अलावा क्योंकि उसको कुछ लाइक समझ नहीं आ रहा होगा। हेमाटोमा जो है उसके दूसरे ब्रेन पार्ट को अफेक्ट करेगा। सीटी स्कैन के अंदर अगर हम सीटी स्कैन करेंगे हेड का, तो उसके अंदर ये क्रिसेंट हेमाटोमा जो है ना, क्रिसेंट शेप का हेमाटोमा नज़र आएगा। इसके अलावा क्रॉस स्ट्रक्चर लाइन्स, उसके अलावा ये स्ट्रक्चर लाइन्स जो होती है ना, इनको क्रॉस कर सकता है। ये इसका एक पॉइंट था जो कि ऊपर नहीं था। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, आप बस बेसिकली याद रख लीजिएगा, इनकी लोकेशन किन आर्टरीज़ की रप्चर से होता है, ये सब कुछ पता होना ज़रूरी है। अब है सब एराक्नॉइड हीमाटोमा। सब एराक्नॉइड हीमाटोमा जो होता है इसकी लोकेशन होती है सब एराक्नॉइड स्पेस। सब एराक्नॉइड स्पेस क्या होता है, हमारे पास बिटवीन पिया मेटर एंड ड्यूरामेटर, जहाँ पर हमारा CSF रन कर रहा होता है। बेसिकली CSF जहाँ रन कर रहा होता है यहाँ पर हीमाटोमा होना, और वह किस वजह से हो सकता है, वो सेक्युलर
और एन्यूरिज्म और बेरी एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है। एन्यूरिज्म मतलब कि नर्व सप्लाई रुक जाने की वजह से भी इस तरीके से हो सकता है। और रप्चर, इसमें बेसिकली क्या रप्चर होता है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़ और मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज़। मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज़ और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़ अगर रप्चर हो जाती हैं, मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज़ और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़, और इनके नाम पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ताकि इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ना हम कि कहाँ पर हीमाटोमा हुआ है। ओके, तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और रप्चर ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़ की वजह से हमारे पास क्या होता है, सब एरेक्नॉइड हीमाटोमा, जिसकी वजह से हमारे CSF के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और ये थंडर क्लैप, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि थंडर क्लैप वगैरह, हेडेक होना, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। नेक स्टिफनेस, इसके अंदर जो है नेक स्टिफनेस होती है ना, हमारी ना गर्दन मूव नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारा जो CSF है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कवरिंग वगैरह है वो हार्ड हो जाती है, तो हमारी नेक भी स्टिफ हो जाती है। इसके अलावा हमारे बैक पेन भी हो सकता है। इसके अलावा फोटोफोबिया हो सकता है इस बंदे को। फोटोफोबिया यानी कि उसको थोड़ी सी भी लाइट से ना इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें फोको न्यूरल सिम्टम नहीं होते, फोको न्यूरल सिम्टम्स इसमें नहीं होते। अब इसका CT स्कैन करवाएंगे, तो CT स्कैन करवाने के बाद हमें इसके अंदर क्या CT स्कैन करवाएंगे, अगर CT स्कैन पॉजिटिव निकलता है ना कि हमें हीमाटोमा जो है वो नज़र आता है, तो हम 4 वेसल एंजियोग्राफी करवाएंगे। और अगर CT स्कैन करवाने पर हमें नेगेटिव निकलता है, CT स्कैन अगर नेगेटिव निकलता है, तो हम क्या करवाएंगे, लंबर पंचर करवाएंगे। लंबर पंचर करवाने के बाद हम देखेंगे जेंथोक्रोमिया। जेंथोक्रोमिया मतलब क्या होता है, उसके अंदर RBCs एंड CSF के अंदर RBCs नज़र आएंगे, और इसके अलावा CSF का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा RBCs आ गए हैं। और तो RBCs आने की वजह से प्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा इस तरीके से। और इसकी वजह से टर्जन सिंड्रोम हो सकता है, जो कि हमारे पास रेटिनल हेमरेज हो सकता है। रेटिनल हेमरेज यानी कि जो हमारी आई जो है ना, आई वाली जो आर्टरी वगैरह है उसके अंदर हेमरेज हो सकता है, जिसे हम कहते हैं टर्सन सिंड्रोम। ओके, अब हमारे पास है इंट्राक्रैनियल सेरिब्रम। इंट्राक्रैनियल सेरिब्रम जो है इसकी लोकेशन होती है थैलेमस। थैलेमस हमारे पास, बल्कि इसकी लोकेशन होती है थैलेमस में। इंट्राक्रैनियल यानी कि हमारे पास क्रैनियल रीजन में, क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम या क्रेनम, हाँ सेरिब्रम, सॉरी सेरिब्रम के अंदर ये कहीं पे भी हो सकता है ना। थैलेमस में हो सकता है, बेसल गैंग्लिया में हो सकता है, सेरिबेलम में हो सकता है, पोन्स के अंदर हो सकता है। इसकी मतलब कॉमन साइट्स बताएंगे जहाँ पर ये इंट्रा सेरिब्रल हीमाटोमा हो सकता है। और ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये हाइपरटेंशन की वजह से कोई भी वेसल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये हीमाटोमा फॉर्म हो सकता है ब्रेन के अंदर। और एंटीरियो वेनस मालफॉर्मेशन की वजह से, कि एंटीरियो वेनस मालफॉर्मेशन है और अमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। और ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से जिस भी रीजन में वो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं उस रीजन के अंदर ब्लड जो है वो वेसल से आउट होकर उस ब्रेन के पार्ट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हीमाटोमा काज हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग और हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन। और हेमीप्लेजिया क्या होता है, लॉस ऑफ मोटर टोन। उसमें दोनों हो सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, लॉस ऑफ मोटर टोन दोनों हो सकता है। अगर हमारे पास ये जो है उस रीजन में हो रहा है, लाइक जहाँ हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स वगैरह ज़्यादा है, जो हमारे पास पेराइटल रीजन होता है, वहाँ पे हमारे पास सेंसेशन वगैरह का सेंसरी कॉर्टेक्स वगैरह होता है। तो अगर पेराइटल रीजन के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो रही है, ब्लड वेसल्स वगैरह की रप्चर हो रही है, वहाँ हीमाटोमा हो रहा है, तो हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन यानी कि हेमीपैरेसिस हो सकती है। और अगर हेमीफेजिया हो सकता है अगर हमारे फ्रंटल लोब में या फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर अगर किसी किस्म के वेसल्स वगैरह रप्चर हो रही हैं, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन हमारा ट्रॉमाटाइज्ड हो रहा है। इसके अंदर भी डायग्नोसिस क्या होती है, CT स्कैन हो सकता है इसके अंदर हमारे पास, और हेड CT स्कैन हेड का करवाएंगे, जिसके अंदर हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर आएगा। हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास क्रेनियम के अंदर ब्लड जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। सो डू नॉट डू लंबर पंचर। इसके अंदर हम लंबर पंचर नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेनियल प्रेशर वैसे ही इतना ज़्यादा है। अगर हम लंबर पंचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा CSF लॉस हो या फिर कुछ किसी और किस्म की इंजरी हो। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए यही सब था, जिसके अंदर हमने क्या बोलते हैं, मेनिंजेस पढ़ी हैं, और मेनिंजेस के साथ हमने हीमाटोमास पढ़े हैं सारे के सारे, जिसके हेमरेजेस पढ़े हैं, इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू सो